नमस्कार, शाम का 7 बज रहा है। देश दिन भर के साथ मैं हूं आकाश सोनी। आज की बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर आ रही हैं इस वक्त। सबसे पहले तो राधे मां की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र आज समाप्त हो गया। यूथ कांग्रेस ने जहां सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया, वहीं एनडीए ने लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। मुंबई में एक गुंडे ने किस तरह से दुकानदार पर तलवार से हमला किया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां मुंबई पुलिस की नाकामी क्या है, खास तौर पे ये बात करेंगे। गाजियाबाद से उठाए गए मदर डेयरी के दूध के सैंपलों में डिटर्जेंट पाया गया है। ये बेहद चिंताजनक खबर है हम सब के परिवारों के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी पर से बैन हटा दिया है, लेकिन अभी आप अगर बाजार में जाएंगे तो मैगी को खरीद नहीं सकते, क्योंकि अभी 6 हफ्ते का वक्त मैगी को दिया गया है, जिसमें ये टेस्ट किया जाएगा कि उसके सैंपल्स में लेड है या नहीं। गुड़गांव में मारुति फैक्ट्री में जो रोबोट है, उसकी चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बारिश की, और हम शुरुआत कर रहे हैं नागपुर से, जहां पर बारिश के कारण ये देखिए क्या हाल है। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शहर की नाग और पीली, ये दो नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से नागपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। घुटनों तक पानी में लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। बारिश के चलते आज नागपुर के सभी स्कूल बंद करने पड़े। कई लोग सुबह दफ्तर जाने के लिए निकले, मगर बारिश की वजह से मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। भारी बारिश के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, और नागपुर के मनीष नगर, मानेवाड़ा, वाठोड़ा, मानकापुर, इदौरा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। ये देखिए घरों के अंदर किस तरह से पानी भर गया है। इन विजुअल्स के अंदर ये भी आप देख सकते हैं। खुद को देवी बताने वाली राधे मां को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस अब चाहे तो कभी भी राधे मां को गिरफ्तार कर सकती है। राधे मां के वकीलों की तरफ से ये कहा गया है कि उनके मौकिल को फंसाया जा रहा है। उधर सरकारी पक्ष ने कहा कि अगर राधे मां को अग्रिम जमानत दी गई तो वो फरार हो सकती हैं। राधे मां ने मुंबई पुलिस से पेशी के लिए 25 अगस्त तक की छूट मांगी थी। Our main objection was that she is likely to abscond, as we had learned from our sources that she is likely to go to Bangkok. इससे पहले राधे मां का शुक्रवार सुबह हिमाचल प्रदेश जाने का कार्यक्रम था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। इस कार्यक्रम की खबर लगते ही क्राइम ब्रांच ने राधे मां के घर पर निगरानी बढ़ा दी। इस बीच राधे मां पर काला जादू और अपने गुरु की हत्या को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उनके पीए ने सफाई दी। ये सब बकवास है। माँ भगवती, उनने सिर्फ एक भक्ति करना सिखाया, प्रभु की भक्ति करना सिखाया है। बता दें कि दहेज उत्पीड़न के केस में राधे मां को कल मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना है। राधे मां के खिलाफ रिपोर्ट करने वाले, उनकी शिकायत करने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। एक समय पर राधे मां की भक्त रही थी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा, और अब उनका कहना है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और इसके लिए उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें 2 नाम है, राधे मां और साथ ही साथ MM मिठाईवाला, यानी कि गुप्ता परिवार। इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। डॉली बिंद्रा का आरोप है कि 10 अगस्त से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी के कॉल आ रहे हैं। डॉली के मुताबिक इन फोन कॉल्स के पीछे राधे मां और MM मिठाईवाला का हाथ हो सकता है। हालांकि उन्होंने आसाराम के समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। डॉली का कहना है कि 2 साल पहले उनकी राधे मां में आस्था थी, मगर उनकी सच्चाई का पता चलने के बाद उनसे किनारा कर लिया। आरोप है कि अब राधे मां अपनी पोल खुलने के डर से उनका मुँह बंद करवा सकती है। ये राधे मां के ऊपर है। MM गुप्ता एंड फैमिली, MM मिठाईवाले और आसाराम फॉलोअर्स। अब वो नंबर्स फाइंड आउट करके लोकेशन हंटिंग, ये वो कहाँ से कौन है सब पता चल जाएगा। वो मेरे घर पे अटैक करे उससे पहले पुलिस उनको पकड़ लेगी। डॉली बिंद्रा का कहना है कि वो वक्त आने पर राधे मां के बारे में खुलासे करेंगी। अब ये इंतजार है कि डॉली आखिर राधे मां के कौन से राज पर से पर्दा उठाती हैं। डॉली बिंद्रा ने एक शिकायत दर्ज कराई है, और उसके अलावा थाने में एक और शिकायत राधे मां के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इसमें यह कहा गया है कि राधे मां के पास जो जैगुआर है, उस जैगुआर के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ठाणे क्राइम ब्रांच में राधे मां के खिलाफ ये लिखित शिकायत एक NGO चलाने वाले ने की है। आरोप है कि राधे मां ने जगुआर के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी कागजात दिए थे।
इस बीच केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने राधे मां का समर्थन किया है। उनके मुताबिक राधे मां अपराधी नहीं है और उन पर कोई FIR दर्ज नहीं है। सांपला ने कहा है कि इस देश में सबको अपने हिसाब से पूजा करने का अधिकार है। छोटे से छोटे पंथ को भी मानता हूँ, बड़े से बड़े मंत्र सभी से संबंध है और मेरा किसी राजनीतिक जीवन में किसी से संबंध रखना कोई गुनाह नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने राधे मां के चैरिटी ट्रस्ट के खिलाफ जांच शुरू की है। जांच में ट्रस्ट की कानूनी वैधता का पता लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राधे मां की आय के स्रोतों की जांच के लिए आयकर विभाग को भी चिट्ठी लिखी है। अगर आप गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएं तो आप ये सोचेंगे कि पुलिस आपकी मदद करेगी, लेकिन मुंबई में एक दुकानदार ने जब गुंडों के खिलाफ आवाज उठाई तो पुलिस ने बहुत समय तक कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजा ये हुआ कि इस दुकानदार के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है और ये सारा CCTV कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीरें मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दुकान की हैं। दुकान के मालिक बबलू पर स्थानीय गुंडे ने तलवार से हमला कर दिया। ये हमला CCTV में कैद हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गुंडा दुकानदार पर तलवार से वार कर रहा है। हमले के वक्त बबलू को वहीं मौजूद एक दुकानदार ने बचाया। पीड़ित के परिवार का कहना है कि पुलिस में पहले भी गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत की गई थी, मगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। भाई अकेले बैठे थे दुकान में, उसमें से कुछ 5-6 लोग आए थे, उसमें से एक ने तलवार निकाल के भाई के ऊपर में हमला कर दिया। तो वहाँ पे नसीब अच्छा था भाई का कि वहाँ पे एक चाचा खड़े थे रिचार्ज लेने के लिए, उन्होंने उसको धक्का मार के बाहर की तरफ कर दिया। दरअसल स्थानीय गुंडों से परेशान बबलू ने कुछ वक्त पहले पूरे इलाके की दीवारों पर गुंडों के खिलाफ पोस्टर लगवाए थे। बताया जा रहा है कि बबलू ने साथी कारोबारियों के साथ मिलकर DCP को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन पुलिस की सुस्त चाल की वजह से एक गुंडे ने बबलू पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ लगातार हमले करने के बाद अब अपनी रणनीति को और आगे बढ़ाया है और इस बार सड़कों पर प्रदर्शन किया है। एक अनोखा प्रदर्शन किया जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाकायदा अपने बाल कटवाए बीच सड़क पर। रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन के सामने सड़क पर बैठकर बाल कटवाते ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने ललित गेट में सुषमा के इस्तीफे की मांग पर यह प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापम घोटाले में शिवराज सरकार पर भी निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ललित मोदी के मुद्दे पर सीधे PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ठीक है, हम चुनाव हार गए, मगर आदमी में दम है। मुझे ये लगता था, मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन एक भी बिल पास न होने के कारण NDA ने कांग्रेस पर हमला किया और ये कहा कि देश की संसद का कांग्रेस ने वक्त बर्बाद किया। और इसी मुद्दे को लेकर NDA ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी किया। आमतौर पर विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है, लेकिन इस बार पैदल मार्च कर रहे थे सत्ताधारी दल के सांसद और मंत्री, जिसे उसने लोकतंत्र बचाओ मार्च का नाम दिया। सत्ताधारी गठबंधन के सांसद संसद के भीतर आए और गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के खिलाफ प्लेकार्ड भी लहराए। It was not a protest march. ये एक प्रयास था कि संसदीय प्रणाली के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। गांधी परिवार का कोई खड़े होकर बोले कि आज सदन नहीं चलेगा और जनहित के माध्यम से जो सदन चलता है वो रुक जाए, ये अपने आप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। वहीं PM मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसका रवैया आपातकाल की याद दिलाता है। इस तमाम बवाल के बाद शाम को कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम ने कहा कि सुषमा स्वराज को माफी मांगनी चाहिए। I find it difficult to believe that Ms. Swaraj did not know about this judgment. It was her government. The government remained in office for 3 months and 10 days thereafter, and they have since been in government for a little over a year. We take strong exception. We demand an unqualified apology from Ms. Swaraj. इससे पहले ललित मोदी और व्यापम के मामले में PM से सफाई देने की मांग करते हुए कांग्रेस, लेफ्ट, TMC, समाजवादी पार्टी, RJD और JDU ने संसद से वॉकआउट किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मैगी को एक बड़ी राहत दी। मैगी के ऊपर से बैन तो हट गया है, लेकिन आप मैगी बाजार में तभी खरीद पाएंगे जबकि अगले 6 हफ्तों के अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं मैगी पर, उनमें भी मैगी पास हो जाती है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मैगी के सैंपल की 3 अलग लैब में जांच की जाएगी। मैगी तभी बिकेगी जब उसका सैंपल जांच में पास हो जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि मैगी पर बैन लगाया जाना गलत था। कोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से लेड की जाँच की गयी उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी दी कि जिन लैब्स में मैगी के सैंपल की जाँच की गयी उसमें लेड की जाँच करने की सुविधा नहीं। कोर्ट ने कहा कि मैगी की सरकार की तरफ से अधिकृत लैब में ही जाँच होनी चाहिए। अभी लग रहा है कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन प्रिंसिपल्स का हुआ है, उस रीजन के मद्देनजर ये बैन को किया। उधर खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने मैगी पर ये पाबंदी हटाए जाने का स्वागत किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड testing from 3 labs in the next 6 weeks, on the basis of which it will be decided whether ban continues or not. I think that's what I have heard. But until the written order comes out and it's absolutely clear what the court has decided, I cannot comment. But what I have heard, I welcome it. आप सोचिए, कोई अगर कहे कि आप जो दूध पी रहे हैं उसके अंदर डिटर्जेंट मिला हुआ है तो आप क्या सोचेंगे? और हुआ यही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से दूध के नमूने लिए गए थे। ये दूध मदर डेयरी का था और कोलकाता की सेंट्रल फूड लैब में जो टेस्टिंग हुई उसके बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि दूध के अंदर डिटर्जेंट था। मदर डेयरी से जब हमने बात की तो मदर डेयरी का कहना था कि अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि कोलकाता की फूड लैब की रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो उन्हें मिले, उसके बाद वो जवाब देंगे। गाजियाबाद खाद्य विभाग को मिली रिपोर्ट में कोलकाता सेंट्रल फूड लैब ने इस बात की पुष्टि की है कि उसे मदर डेयरी के दूध सैंपल में डिटर्जेंट मिला है। बता दें कि इस साल 11 जनवरी को गाजियाबाद खाद्य विभाग ने मदर डेयरी दूध के सैंपल उठाए थे। मेरठ की लैब में जांच के दौरान दूध में डिटर्जेंट पाया गया था। इसके बाद मदर डेयरी ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए सैंपल की जांच दोबारा कोलकाता की लैब से कराने की मांग की। उधर मदर डेयरी ने भी बयान जारी किया है। मदर डेयरी के मुताबिक 8 अप्रैल 2015 को लखनऊ लैब की जाँच में डिटर्जेंट, तेल और यूरिया की पुष्टि नहीं हुई थी। लैब की रिपोर्ट में फैट की मात्रा 4.5% और SNF की मात्रा 9.4% थी, जबकि स्टैंडर्ड मात्रा 6% और 9% है। इन्हीं नमूनों की जांच हमने अपने लैब में भी कराई और उसमें भी मात्रा इतनी ही पाई गई। इसके बाद हमने कोलकाता लैब में जांच की अपील की, जिसकी रिपोर्ट हमें अभी नहीं मिली है। और अब बात पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर हो रहे सीज फायर के उल्लंघन की। 3 इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये हैं पुंछ, मेंढर और जम्मू। पाकिस्तान की तरफ से बीती रात से शुरू हुई फायरिंग आज सुबह तक जारी रही। मेंढर के BG सेक्टर, पुंछ के KG सेक्टर और जम्मू के पल्लावाला सेक्टर में जमकर गोलीबारी की गई। सरहद पार से रुक रुक कर फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए की जा रही है। सुरक्षा बलों के मुताबिक पिछले 43 दिन में पाकिस्तान की तरफ से 40 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उधर शोपिया में भी एक मस्जिद पर सुबह सुबह ग्रेनेड हमले में 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेनेड हमले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हमले की खबर के बाद जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अखिलेश सरकार में मंत्री विजय बहादुर पाल ने खुलेआम पत्रकारों को धमकी दी है और कहा है कि मैं पत्रकारों को औकात दिखा दूंगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इस मंत्री ने यह भी कहा है कि कोई भी पत्रकार समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पंगा लेने की कोशिश ना करे। यह है अखिलेश यादव सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल। कन्नौज में एक साइकिल रैली के दौरान नेताजी के सिर पर सत्ता का नशा इस कदर हावी नजर आया कि उन्होंने पत्रकारों को धमकी तक दे डाली। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी भी पत्रकार ने समाजवादी पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश की तो उसकी औकात याद दिला दी जाएगी। उधर बीजेपी ने मीडिया को धमकी दिए जाने के मामले में मंत्री विजय बहादुर पाल को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के मुताबिक पत्रकारों को गाली देने पर समाजवादी पार्टी को चुनाव में नतीजे भुगतने होंगे। विजय बहादुर पाल शायद ये भूल गए हैं कि उन्होंने समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत नहीं पिया है। और अगर मैं कहूं तो 2012 के चुनाव में के बाद की जो परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर विष उनके खाते में आ रहा है। बता दें कि कुछ महीने पहले यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार गजेंद्र सिंह की आग लगने से मौत हो गई थी। इसमें मंत्री राममूर्ति वर्मा पर भी सवाल उठे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश दिन भर जारी है। कुछ और खबरों के साथ लौट रहे हैं।
देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम जो आपको न्यूज़ स्टोरी बताने जा रहे हैं वो गुड़गांव की है, लेकिन बेहद दर्दनाक है। साइबर सिटी के अंदर मारुति के प्लांट में जहां काम चल रहा था वहां एक रोबोट था और एक मजदूर गलती से काम करते करते रोबोट के बहुत करीब चला गया और उसकी जान चली गई। इस रोबोट नुमा मशीन को जरा गौर से देखिए। यहाँ लोहे और स्टील की परतों में सुराख का काम हो रहा है, मगर कल अचानक इसकी चपेट में आने से यूपी के रहने वाले कर्मचारी रामजी की मौत हो गई। घटना मानेसर के एसकेएच प्लांट में बुधवार को हुई। ये कंपनी मारुति कारों के लिए फ्यूल टैंक बनाती है। रामजी इसी तरह सामान को रोबोटिक बाजू के सामने रखता है और ये मशीन उसमें सुराख कर देती है, मगर कल रामजी इसके इतने करीब पहुंच गया कि रोबोट ने रामजी के शरीर में ही छेद कर दिया। जब तक साथी कर्मचारी रामजी को अस्पताल पहुंचाते वो दम तोड़ चुका था। उधर पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस मामले में कंपनी मैनेजमेंट और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हादसे के बाद बाकी मजदूरों ने भी काम करना बंद कर दिया। बता दें कि पिछले महीने जर्मनी की कार कंपनी फॉक्सवैगन के प्रोडक्शन प्लांट में भी रोबोट ने एक मजदूर की जान ले ली थी। मजदूर रोबोट की मदद कर रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक आदमी पर अपनी मंगेतर के कत्ल का आरोप है और उसके बाद से यह आदमी फरार है। आगरा में सिकंदरा के चौपाल गली इलाके में एक लड़की की शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लड़की के मंगेतर अशोक ने उसका कत्ल किया है। वारदात उस वक्त हुई जब लड़की रात के वक्त घर की छत पर सो रही थी। इसी दौरान अशोक ने धारदार हथियार से उसका कत्ल किया और फरार हो गया। सुबह जब छत पर खून से सना हुआ शव मिला तो घर वालों के होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि जब लड़की से अशोक की शादी होने वाली थी तो आखिर अशोक ने उसका कत्ल क्यों किया। 1 साल बाद सलोनी को उसने कहा 10,000 रुपया हम देंगे। एक्टिवा उसकी गिरवी रखी हुई थी, तो पैसा लेने के लिए आई थी और छोटा भाई भी साथ में आया था। बिजली चली गई तो ऊपर लोग सो रहे थे, उसी में चूँकि वो दबाव बना रही थी शादी कर लो हमसे, उसने गला काट दिया। फिलहाल पुलिस फरार अशोक को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है और उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि पाकिस्तान की मुश्किलें लगता है और बढ़ने वाली है। थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान, जिसको अब दिल्ली लाया गया है, उसके बारे में एनआईए के डीजी शरद कुमार से हमारे संवाददाता शुभजीत ने बात की है। सुनिए। He has revealed us a lot of vital information regarding the LET network in Kashmir. So we are sharing with the security agencies. We'll do joint operations together. Sir, Pakistan has said that there is no link with this person, Usman. So is there anything substantial that NIA has right now which can link him to? Information with us. We'll prove that he belongs to Pakistan. एनआईए के प्रमुख शरद कुमार। देश दिन भर में आज इतना ही। ब्रेक के बाद लेकिन IBN के साथ बने रहिए। 38 साल बाद साईं बाबा की एक नई कहानी आज सामने आई है।